कहते थे लोग जो हो गई, उसमें टर्निंग आ गई, उसमें रोटेशन पैदा हो गई। मीन्स कि हम ऐसा कह सकते हैं कि टॉर्क रोटेशनल फोर्स है। तो आज हम इस वीडियो में टॉर्क के बारे में डिटेल से सीखेंगे, उसकी यूनिट्स के बारे में और उसको समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि टॉर्क किन किन चीज़ों में पैदा हो सकता है। जाहिर बात है, टॉर्क उन चीज़ों में पैदा हो सकता है जो कि टर्न हो सकती हैं, जैसे कि फैन की विंग्स टर्न हो सकती हैं, एक व्हील है वो टर्न हो सकता है, और एक डोर है वो भी टर्न हो सकता है। पर टर्निंग का जो एक्चुअल फैक्ट है वो क्या है, कोई भी चीज़ टर्न क्यों होती है, या कौन सा वो फैक्टर है जिसकी वजह से कोई चीज़ टर्न हो पाती है, वो एक्सेस ऑफ रोटेशन है जो कि फिक्स होता है। हम अगर फैन में देखें तो उसमें बीच में एक एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है जो फिक्स है, वो मूव नहीं करता, उसके अलावा दूसरी चीज़ें मूव करती हैं, और उस एक्सेस ऑफ रोटेशन की वजह से ही टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है। व्हील में देखें तो बीच में एक एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है जो फिक्स होता है, और बाकी जो उसके सराउंडिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो रोटेट करती हैं। और डोर में अगर देखा जाए तो जहाँ से डोर को फिक्स किया जाता है वो उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है, और हमेशा एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स होता है, और जितनी भी बॉडीज टर्न करती हैं उनमें लाजमी एक्सेस ऑफ रोटेशन होता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ रोटेशन की वजह से ही बॉडी रोटेट कर पाती है। टॉर्क को समझने के लिए हम एक लीनियर बॉडी को सपोज करते हैं जो कि सेंटर से फिक्स्ड है, एक पॉइंट से। अगर हम उस पॉइंट पे फोर्स लगाएं जो कि फिक्स्ड है, जो कि उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन है, तो क्या होगा? एग्जैक्टली बॉडी रोटेट नहीं करेगी, क्योंकि जो पॉइंट फिक्स है हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। पर अगर हम बिल्कुल एंड में फोर्स लगाएं लीनियर बॉडी के, तो ये बॉडी रोटेट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक्सेस ऑफ रोटेशन से बहुत दूर है, फिक्स पॉइंट से बहुत दूर है। तो इससे हमें क्या रिलेशन मिलता है? पहला रिलेशन तो हमें यह मिलता है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा बॉडी रोटेट करेगी। दूसरा रिलेशन जो हमें मिलता है कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन वेक्टर। मीन्स कि एक्सेस ऑफ रोटेशन से जितना ज़्यादा मुफासला होगा उतना ज़्यादा टॉर्क पैदा होगा। और अगर हम एक्सेस ऑफ रोटेशन पे फोर्स लगाते हैं तो हमारा टॉर्क जीरो हो जाता है, यहाँ पर टॉर्क पैदा नहीं होता क्योंकि ये फिक्स पॉइंट है। तो हम इन दोनों रिलेशंस को मिलाकर एक रिलेशन बना सकते हैं टॉर्क की, कि टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू पोजीशन वेक्टर। मीन्स अगर हमें टॉर्क को प्रोड्यूस करना है तो फोर्स भी अप्लाई करना होगा, और हमें पोजीशन का भी पता होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर भी हमारे पास होना चाहिए। तो उसके बाद ही हम टॉर्क को फाइंड कर पाएंगे। ये जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, हम इसको मोमेंट आर्म भी कहते हैं, जिसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ रोटेशन। मीन्स कि हमारे पास एक बॉडी है तो उसमें हम मोमेंट आर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमें पहले ये पता होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। हमें मालूम है कि ये जो फिक्स पॉइंट है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहाँ से लेकर जहाँ तक हम फोर्स अप्लाई करेंगे, लाइन ऑफ एक्शन, फर्ज करते हैं कि हम लास्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है उसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं, या इसको हम पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं। अगर हम अपने घर से ही मिसाल लें, डोर की मिसाल ले लेते हैं, उसमें हमने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि डोर का जो हैंडल है वो साइड में लगा होता है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास नहीं लगा होता या बीच में नहीं लगा होता। उसका क्या रीज़न है? ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसका ये रीज़न है कि जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतनी टॉर्क ज़्यादा पैदा होगी। पर टॉर्क के तो दो फैक्टर हैं, मोमेंट आर्म और फोर्स। मीन्स कि हम जितना मोमेंट आर्म को ज़्यादा करेंगे तो हमें फोर्स कम अप्लाई करनी पड़ेगी। इसीलिए डोर का जो हैंडल होता है वो साइड पे होता है, ताकि मोमेंट आर्म ज़्यादा हो सके, लेंथी हो सके, और टॉर्क भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, और हमें फोर्स भी कम अप्लाई करनी पड़े। अगर हम एक हैंडल को सपोज करें और इस पर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके एक्सेस ऑफ रोटेशन पे फोर्स लगाती हूँ बिल्कुल बीच में, तो क्या होगा? टॉर्क पैदा होगा? एग्जैक्टली टॉर्क पैदा नहीं होगा, और ये हैंडल टर्न भी नहीं करेगा। क्यों टर्न नहीं करेगा? क्योंकि हमें टॉर्क का मालूम है कि टॉर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या फोर्स इंटू मोमेंट आर्म होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, जितना भी फोर्स हो पर हम अप्लाई तो कर रहे हैं, पर ये जो मोमेंट आर्म है वो ज़ीरो है। ज़ीरो इसलिए है कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ज़ीरो है। जहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है मोमेंट आर्म भी वहाँ पर ही है, फोर्स भी वहीं लग रहा है, तो इसीलिए टॉर्क क्या होगा? टॉर्क भी ज़ीरो हो जाएगा। पर अगर हम बात करें कि मोमेंट आर्म हमने पूरा लिया, मीन्स कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर जा सकते थे उतना गए, पर एक काम हमने नहीं किया, हमने उस पर फोर्स अप्लाई नहीं किया, हैंडल पर फोर्स अप्लाई नहीं किया, तो क्या होगा? एग्जैक्टली फिर भी टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, क्योंकि टॉर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है। तो जब फोर्स ज़ीरो है तो टॉर्क भी ज़ीरो हो जाएगा,
क्योंकि प्रोडक्ट में 0 जिससे भी मल्टीप्लाई करता है आंसर 0 ही आता है। तो टॉर्क के लिए हमें दोनों चीज़ें चाहिए। अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो पोजीशन भी होनी चाहिए, मोमेंट आर्म भी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम टॉर्क को प्रोड्यूस कर पाएंगे। टॉर्क की दूसरी डेफिनेशन है कि टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, फोर्स एंड पोजीशन वेक्टर। जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं 2 वेक्टर्स का तो आंसर हमेशा वेक्टर ही आता है, तो इसीलिए टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा होता है कि जो भी वेक्टर्स होते हैं हम उनको प्रोडक्ट में तो लिखते हैं, उनके साथ हम साइन का फंक्शन लगाते हैं। मीन्स कि टॉर्क को फाइंड करने के लिए हम एंगल्स को यूज़ करेंगे। जाहिर बात है टर्न कर रहा है तो टर्निंग में एंगल्स भी ज़रूरी होंगे, तो एंगल्स की मदद से भी हम टॉर्क को फाइंड कर सकते हैं, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे कि टॉर्क है एफ आर साइन थीटा। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम थीटा लेते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री मीन्स पैरेलल, जहाँ से हम फोर्स को अप्लाई करें उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो। जैसे कि फोर्स को अप्लाई किया और डिस्टेंस कवर हुआ, पर क्या यहाँ पर कुछ टर्न हुआ? यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट तो आया ही नहीं, तो क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा? देखते हैं। जैसे कि टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ आर साइन 0, और हमें मालूम है कि साइन 0 डिग्री किसके इक्वल होता है? एग्जैक्टली साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल होता है। तो 0 हमें मालूम है कि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 ही आता है, तो यहाँ पर टॉर्क भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली भी देखा कि कुछ भी टर्न नहीं हुआ। टॉर्क टर्निंग इफेक्ट है, अगर टर्न कुछ भी नहीं होता तो हम कहेंगे टॉर्क 0 है। जैसे कि हमने कहा पहले कि फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो टॉर्क 0 हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर नहीं होगा तो टॉर्क 0 हो जाएगा। पर यहाँ पर एक और फैक्टर भी आ जाता है कि अगर ये दोनों चीज़ें हैं पर टर्निंग इफेक्ट नहीं हो रहा तो टॉर्क फिर भी 0 हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम एंगल ले लेते हैं 90 डिग्री, मीन्स कि बिल्कुल टॉप से किसी भी बॉडी को हम फोर्स लें, जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी रोटेट करने लगेगी, एग्जैक्टली रोटेट करेगी, मतलब कि टर्निंग इफेक्ट है। अब उसको मैथमेटिकली देखते हैं। जैसे कि टॉर्क एफ आर साइन 90 डिग्री, और हमें मालूम है कि साइन 90 डिग्री 1 के इक्वल होता है, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ आर इंटू 1 और टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ आर। जितनी भी एफ और आर की वैल्यूज ज़्यादा होंगी उसी हिसाब से टॉर्क ज़्यादा होगा। यहाँ पर तो टॉर्क मैक्सिमम है, इस एंगल पर टॉर्क मैक्सिमम होता है, तो टॉर्क इस थीटा पर भी डिपेंड करता है, पर साइन की वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। जिस वैल्यूज़ में साइन 0 आ जाता है उसमें टॉर्क 0, जिस वैल्यूज़ में साइन पॉजिटिव टॉर्क पॉजिटिव, साइन नेगेटिव टॉर्क नेगेटिव, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है और क्रॉस प्रोडक्ट में जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं वो साइन के रेशो पर डिपेंड करती हैं। अब बात करते हैं कि टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या है। जैसे कि हमें मालूम है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर। एफ फोर्स है और आर पोजीशन वेक्टर है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और पोजीशन का यूनिट होता है मीटर, मीन्स कि वो डिस्टेंस है, मूवमेंट आर्म। और तो टॉर्क का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, जो इसका ऐसा यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट है। टॉर्क की डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन मतलब कि उसकी बेस क्वांटिटीज़ के हिसाब से, कि टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर, जो इक्वल होगा न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन हमें मालूम है कि किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है, और मीटर तो मीटर है। अब मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। अब हम इसकी डायमेंशन लेते हैं, इसकी डायमेंशन आएगी ml स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर, मतलब कि इसमें मास है, लेंथ का स्क्वायर है और टाइम इनवर्स स्क्वायर है। इससे हमें पूरा व्यू मिल जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ हमें मालूम है कि 7 हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज़ अप्लाई हुई हैं इस क्वांटिटी में, उसको हम कहते हैं डायमेंशन। अब डायमेंशन के बारे में पूरा सीखने चाहते हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आई बटन पर क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं।